हम लोग पढ़ रहे थे 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह में हमने देखा था कि उसका कारण क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर मैं ये भी बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आज तीसरा वीडियो है जो छोटा छोटा वीडियो आपको टॉपिक वाइज में कराया हूँ, और इससे आसान अब आपको 1857 की क्रांति नहीं समझाया जा सकता। इसलिए आप लोग अगर ध्यान से मेरा लेक्चर ही सुन लेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और नोट्स भी तो आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कारण। ठीक है, जो 56 से 59 हुआ था बीपीएससी, इसमें सेम यही सवाल आया था हिस्ट्री का कि कारण एवं परिणाम का, कारण एवं प्रभाव का व्याख्या कीजिए। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, 800-600 शब्दों में अब लिखने का दौर चला गया है और कंसाइज फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो पहले बनता है कारण, फिर बनता है स्वरूप, फिर बनता है इसमें क्वेश्चन स्वरूप का। ठीक है, कि इसका स्वरूप क्या था, आपको इसको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कारण क्या थे इसके, स्वरूप क्या थे। अब हम जो देखेंगे कि क्रांति के असफलता के कारण क्या थे, असफलता के कारण। ठीक है, क्रांति के असफलता के कारण क्या थे, इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन होगा, मैंने बोला था कि आप इसको प्रसार भी, अब प्रसार जो है पर जब पूरा पढ़ा दूंगा तो आपको एक सेंस के रूप में आ जाएगा, वही प्रसार होगा। और बीपीएससी हो या सिविल का कोई ठिकाना नहीं है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि बाकी यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो 250 शब्द में ही अब लिखना है। बताइए 200-250 शब्द में लिखने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो मैटर है उसको बड़ी टू द पॉइंट पढ़ना होगा और टू द पॉइंट समझना भी होगा, क्योंकि सब कुछ 200 शब्दों में डालना बहुत आसान नहीं होता है। ये भी एक प्रैक्टिस का चीज़ है, ये भी एक स्किल है, और बिना इसके आप कभी परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझिए, लेक्चर को अच्छा से देखिए और आंसर राइटिंग करिए। प्रैक्टिस से ही संभव है कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या फालतू के हैं, जो फालतू की चीज़ें उनको कैसे हटाना है। तो इस सब चीज़ें आपको समझना होगा। असफलता के कारण देखेंगे, फिर प्रसार देखेंगे, फिर इसका परिणाम देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, परिणाम देखेंगे। ठीक है, परिणाम देखने के बाद हम लोग बीपीएससी में विशेष तौर पे क्वेश्चन आता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे जीएस हो, कई बार आ चुका है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका एवं उसका मूल्यांकन, मतलब कि भूमिका का मूल्यांकन एवं उसका मूल्यांकन। ठीक है, इतने ही सवाल बनेंगे आपको, जीएस हो या सब्जेक्ट हो, इसके ही इर्द गिर्द एक क्वेश्चन घूमता रहेगा। देखिए इसमें से हम पहले डिस्कशन करते हैं असफलता के कारण। इतने सवाल बनेंगे, इसमें से इसके इर्द गिर्द नहीं जा सकता, इसके अलावा भी नहीं बना सकता। एग्जामिनर के सोचने से ज़्यादा मैं सोचकर आपको टॉपिक निकाला हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं असफलता के क्या कारण थे। ठीक, और एक एक करके बिंदु देखते हैं। ठीक, देखते हैं असफलता के असफलता के कारण। ठीक है, हम इसको अभी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आप इसके स्वरूप को देख चुके हैं, कारण को देख चुके हैं, तो जो ये स्वरूप था, जो इसके कारण था, अगर इसके ढांचा को आप देखिए, देखिए कहीं से अलग अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने और रटने से ज़्यादा अपनी समझ शक्ति को विकसित कर लीजिए। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? स्वरूप पढ़ाया और कारण पढ़ाया। स्वरूप और कारण का अगर आप डिटेल अध्ययन करेंगे तो यहीं पर आपको दिखाई दे देगा कि एक्चुअल में जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई। भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके, मतलब कि हमारे दृष्टि से ये असफल क्यों रही, जो चाहिए था इसका परिणाम क्यों नहीं निकला, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। आपको उसी कारण में से, उसी स्वरूप में से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपकी समझ शक्ति बढ़ी हुई है, थोड़ा सा भी आपने अच्छा से मेरा लेक्चर सुन लिया होगा तो आपको ये आ जाएगा। अब देखिए एक एक करके मैं पॉइंट आउट करता हूं कैसे। सबसे पहली चीज, पहला इसका जो स्वरूप कारण था वो यह था कि यह विद्रोह का जो प्रसार था, विद्रोह का जो प्रसार था वो कैसा था? सीमित था, सीमित था और असंगठित था। असंगठित था, या उसको असंगठित को कुसंगठित भी बोल सकते हैं, उससे भी अच्छा रहेगा कि ये क्या था? कुसंगठित था। मतलब कि इसमें जो एक मूल उद्देश्य को लेकर जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो आंदोलन चलाया जाता है, जो समय के साथ और डिमांड के साथ जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उसमें तार्किकता होता है, उस सब चीज़ों का एक अभाव था। और इतने बड़े उद्देश्य को लेकर आप चलते हैं और वह संगठन ही नहीं है, संगठन की कोई रूप रंग ही नहीं है, कोई इसका उद्देश्य नहीं है, कुछ इसका एक मोटिव नहीं है, तो क्या होगा? वो निश्चित रूप से वो विद्रोह क्या होगा? बिखर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी समझिए कि अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में किसान आंदोलन चल रहा है, ये भी एक आंदोलन ही है। और यहां पर अगर एक नेता नहीं है, कई लोग हैं, और इस संगठन का मूल उद्देश्य तो स्पष्ट है, इसलिए लोग टिके हुए हैं। जो भी कुछ हैं अंग्रेज किसान, वो यहाँ पे टिके हुए हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है कि ये जो कानून आया है इसको हमें समाप्त कराना है, इसका उन्मूलन करा देना है। तो एक निश्चित उद्देश्य था, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य तो हम राष्ट्र में राष्ट्रवाद का निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से लड़ रहा था। उसका जो संगठन था वो बहुत कमजोर था, आवागमन के उसमें साधन नहीं थे, उसमें संचार के साधन नहीं थे, उसमें परस्पर तालमेल नहीं था। तो ये संगठन का जो मेन डिमांड होता है वो बहुत कमजोर था। ठीक है, और प्रसार भी सीमित स्तर पर था। सीमित स्तर से मतलब यही है कि मैंने कारण में ही बताया, स्वरूप में आपको बताया था कि इसका जो प्रसार था वो नॉर्थ इंडिया था। नॉर्थ इंडिया में भी उतना ही क्षेत्र था कि संपूर्ण नॉर्थ इंडिया को इसने कवर नहीं किया था। बहुत से बड़े बड़े स्टेट थे जो इसमें शामिल नहीं थे, तो फिर उनके भूभाग को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में ये निश्चित रूप से इसका कुछ भी जनाधार नहीं था, इस आंदोलन का कुछ भी इसकी एक्टिविटीज नहीं थी, वो एकदम से अछूता रहा साउथ इंडिया। तो इस स्तर पर क्या था कि सीमित एरिया में था। सीमित एरिया में होने का परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों को इस विद्रोह का दमन करने में आसानी, सहूलियत हुई। छोटे स्तर पर थे इसलिए इसको दमन कर दिया गया। ठीक है, यही अगर संपूर्ण भारत में होता, उस समय के भारत में तो पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सिंध था, तो अगर इस सब एरिया में फैला होता तो अंग्रेजों को मुट्ठी भर अंग्रेज सामना करना बहुत कठिन हो जाता इस आंदोलन के विद्रोहियों का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो एक महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है प्रसार। प्रसार में आप देखिएगा कि सीमित स्तर पर था और कुसंगठित संगठन था इसका। ठीक है, तो इसको आप विशेष तौर पर लिख लीजिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन पुछल्ला के तौर पर आता है। हमेशा कारण आएगा या स्वरूप आएगा, उसके सफलता कारण आएगा, तो पुछल्ला को जरूर ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने का 100-150 शब्द में ही स्कोप है और इसी में आपको सब कुछ दे देना होता है। ठीक है, फिर है कि सभी भारतीयों का समर्थन विद्रोहियों को नहीं मिला। अब देखिए कैसे। दूसरा है
सभी भारतीयों का समर्थन भारतीय विद्रोहियों को नहीं मिला। ये अगला टॉपिक होगा मेरा। अब कैसे नहीं मिला, मैंने इसके स्वरूप में ही आपको बता दिया था कि जो भारत का एक बहुतायत जनसंख्या थी वो इससे अछूता रही, इससे अलग थलग रही। ठीक है, इससे अछूता रही, चाहे जिस लेवल पर देखिए। अगर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया के हिसाब से देखते हैं, सामान्य जन के हिसाब से देखते हैं, तो भी यहाँ पर हम पाते हैं कि भारतीयों को समर्थन नहीं मिला। केवल मुट्ठी भर जो सैनिक और अवध के तालुकेदार और किसान, इतना ही मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। बाकी जो जनसंख्या का महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है मध्य वर्ग, जो गतिशील भी होता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, किसी भी क्रांति, किसी भी आंदोलन को दशा एवं दिशा देने की उसके अंदर क्षमता होती है, वो इससे संपूर्ण रूप से अछूता रहा। ठीक है, और उतना ही नहीं था। अगर हम कहें कि इतना ही था तो इतना ही नहीं था। मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ आपको कि कुछ मध्यवर्गीय जो लोग थे वो बम्बई और कोलकाता में क्या किए थे कि खासकर मद्रास, मुंबई, कोलकाता के बड़े बड़े शहरों में इसके लिए धरना प्रदर्शन किए थे और भगवान से प्रार्थना किए थे कि अंग्रेज जीत जाएं, ये आंदोलन का दमन हो जाए। इस तरह से भारतीयों का इसके प्रति लगाव नहीं रहा। आप सोच लीजिए कि क्या था कि कुछ लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भारतीय हार जाएं और अंग्रेज जीत जाएं, अंग्रेजों के जीत की कामना करते थे। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। अगर सैनिक के स्तर पर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेना थी उसमें भी संपूर्ण का नहीं मिला। मद्रास तो संपूर्ण रूप से भारत अंग्रेज के समर्थक रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो सैनिक थे वो इनके पक्षधर रहे, लेकिन अन्य भी जो थे जैसे मुंबई वाले भी संपूर्ण रूप से नहीं थे भारत के पक्ष में, कोलकाता के सब रेजिमेंट भी नहीं थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इनको संपूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर राजघराने के स्तर पर देखें, जो बड़े बड़े स्टेट्स थे तो उसमें सिंधिया, जिंद, पटियाला और हैदराबाद, ये सब बड़े बड़े जो स्टेट थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये इनके लिए एक तरह से कहा जाए तो काम कर रहे थे, कहीं न कहीं इनको मदद पहुंचा रहे थे। तो इस तरह यहां पर भी अगर हम देखें तो समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा तो अगर हम कहें तो सभी भारतीयों का समर्थन नहीं था तो आप इस तर्क से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो हर समर्थन जो भी आंदोलन होता है उसका एक केंद्रीय संगठन, एक केंद्रीय नेतृत्व होता है। क्या होता है? केंद्रीय नेतृत्व व संगठन दोनों होता है। ये दोनों का इसमें अभाव दिखता है। कोई केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं था। 1857 क्रांति के बाद जो केस चला, जो अभियोग चला था, खास करके बहादुर शाह जफर पे, तो उस आंदोलन, उस अभियोग के बाद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जितना आश्चर्यचकित इस आंदोलन से अंग्रेज थे उससे कम आश्चर्यचकित बहादुर शाह जफर भी नहीं थे। यानी कि उनको भी इस बात का एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या आगे होगा। नहीं, इनका आंदोलन का इस ABCD थी शुरुआती दौर में इनको नहीं पता था कि आंदोलन किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका कौन नेता है, आगे चलकर इसका क्या प्रोग्राम है, ऐसा कुछ भी इनको पता नहीं था। तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत और केंद्रीय संगठन का इसमें बहुत अभाव दिखाई देता है जो अखिल भारतीय स्तर पर हो। ठीक हो, और देखिए केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है? लोगों को एकजुट करता है, जोड़ता है, क्षेत्र वाइज जा जाकर लोगों को इस संगठन, इस आंदोलन के प्रति जागरूक किया जाता है, उसमें लोग भाग लेते हैं, तब जाकर उसको एक नेतृत्व प्रदान होता है। ठीक है, एक अंग्रेज था और उस केंद्रीय जब नेतृत्व हो जाता है तो संगठन का क्या होता है? एक राजनीतिक उद्देश्य हो जाता है, एक राजनीतिक दृष्टि हो जाती है, भविष्य का आशा हो जाता है कि भविष्य का नक्शा क्या होगा, भविष्य में किस तरह से काम करेंगे। जो भी लोग थे वो मूल रूप से अपने विशेषाधिकार के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो
झांसी को ले लीजिए, चाहे बहादुर शाह जफर को ले लीजिए, चाहे नाना साहब को ले लीजिए। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया, वो युद्ध के मैदान में आने के बाद तक कहते रहे कि अगर हमारी पेंशन शुरू हो जाए तो हम अंग्रेजों से बातचीत करके बैक हो जाऊंगा। झांसी वाली रानी का विशेषा नो डाउट, उसने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और अच्छा उनका रोल रहा 1857 के क्रांति में, सराहनीय रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका भी उद्देश्य वही था कि अपने किसी भी तरह जो दामोदर राव उनके जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र, उनके राजगद्दी को लीगल साबित करा दिया जाए और सुनिश्चित करा दिया जाए। वो बोलती ही थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं अपने झांसी को नहीं दूंगी, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था कि किसी तरह मैं अपने झांसी को बचा लूँ। शायद झांसी बच जाता तो भी नहीं शामिल होती, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो ये लोग खास अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, कोई केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। और यही रीजन है कि एक कोट मैं कर रहा हूँ कि जो एक जॉन हेनरी लॉरेंस था, जो कि सेनापति था, उसने कहा भी था इस बात को कि अगर राजनीतिक कहा था कि अगर कोई भी इसमें से एक राजनीतिक नेतृत्व उत्पन्न हो जाती, कोई एक राजनेता उत्पन्न हो जाता जो केंद्रीय नेतृत्व करता, तो निश्चित रूप से हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए होते। उसके कहने का स्पष्ट निर्देश है, का स्पष्ट मतलब है कि इसका अगर कोई एक योग्य नेता जो केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हो गया होता, इसका एक नेतृत्व प्रदान कर दिया होता, तो निश्चित रूप से हम लोग बैक हो गए होते, बोरिया बिस्तर बांध लिए होते, हमको पीछे जाना हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या देखा गया कि एक केंद्रीय नेतृत्व की, एक केंद्रीय संगठन की संपूर्ण रूप से अभाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप देखिएगा कि योग्य सैनिक, कमांडर एवं अस्त्र शस्त्र का योग्य सैनिक, कमांडर एवं आधुनिक हथियार एवं तकनीकी का अभाव था। इसको निश्चित रूप से लिखना है, क्योंकि 1857 के क्रांति में भारतीयों को हराने में, इस क्रांति को असफल करने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था, तो मुझे लगता है कि ये वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका अभाव देखा गया भारत में। भारत में तब क्या था, लोग अस्त्र शस्त्र कैसा रखते थे, भाला, तलवार, परंपरागत रूप से घोड़े से जाना, ये सब चीज़ें थी। तो ये क्या था कि मध्यकाल का था, और मध्यकाल के युद्ध का ऐसा स्वरूप था कि सामने वाला भी तलवार से ही लड़ रहा है, सामने वाला भी भाला से ही लड़ रहा है, सामने वाला लाठी डंडा की लड़ाई चल रही है। तो इस प्रकार की वहाँ था। अब यहाँ क्या था, जो सामने वाला दुश्मन था वो कैसा था, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड था, वो अधिक अत्याधुनिक था। और यही रीजन है कि जब कहा जाता है कि तकनीकी का परंपरागत हथियारों से सामना हुआ तो तकनीकी जीत गई। तकनीकी क्यों नहीं जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर योग्य सैनिक थे। यहाँ पर क्या था भारतीयों में कि कोई ट्रेंड नहीं थे, ऐसे चलते हुए किसान राह चलते हुए तालुकेदार युद्ध में शामिल हो गए, सैनिकों की संख्या कम थी। ठीक है, और वेल ट्रेंड नहीं थे। यहाँ पे जो बड़े बड़े सैनिक कमांडर थे, जैसे हेनरी लॉरेंस था, निकोलस था, आउट्रम था, ये लोग देश विदेश में अन्य जगहों पर भी अपनी योग्यता को साबित कर चुके थे। अमेरिका में, फ्रांस में, अन्य जगहों पे जो इनके उपनिवेश थे, वहाँ पर वहाँ विद्रोह को दबाने में और ये सब करने में अपनी योग्यता को साबित कर चुके थे। वेल ट्रेंड कमांडर थे, और इनके रणनीति के आगे भारतीय लोग नहीं टिक पाए। फिर आधुनिक हथियार, जैसे बेस ब्राउन राइफल आया। अब बेस ब्राउन राइफल का तुलना अगर क्या लगता है कि ये कर पाएगा, तलवार और भाला कर पाएगा, ये कभी संभव है? और नाना साहब ने तो ये भी कहा था कि जो ये नीली टोपी वाले राइफल है, इसने तो हमारे दम घोट दिया है, तो इसको देखकर आदमी मर जाता है, मारने से पहले ही इससे मर जाता है। इस तरह से इसका उपयोगिता था आधुनिक हथियारों की। और रही सही जो कसर था, वो विद्युत तार व्यवस्था जो था, इसने
पूरा कर दिया था। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कहाँ पे आतंक हो रहा है, कहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, कहाँ पे मारकाट हो रहा है, ये सब उनको सूचना एक जगह से दूसरे जगह भेजना आसान हो गया था अंग्रेज पदाधिकारियों को। इससे क्या फ़ायदा होता था कि जहाँ पे मामला बिगड़ता था, जहाँ नियंत्रण से बाहर होता था, तुरंत उनकी सहायता के लिए दूसरी सेना भेज दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण उपयोग, एक इतिहासकार ने इस यहाँ तक कहा है कि इसने, यानी कि विद्युत तार व्यवस्था ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि जितना सेनापति का दाहिना हाथ भी नहीं कर सकता है। यानी कि सेनापति की जो दाहिना हाथ है उससे ज़्यादा मदद, सर्विस, सेवा अंग्रेजों को ये विद्युत तार व्यवस्था ने पहुंचाया है। ठीक है, विद्युत तार व्यवस्था ने दिया है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका असफलता के कारण पढ़ना होगा। चूंकि ये किताबी भाषा में नहीं है इसलिए थोड़ा हटकर है, तो ये आपको निश्चित रूप से अन्य लोगों से अलग करेगा और आपको नंबर दिलवाएगा। आप इसको चाहे तो थोड़ा कंसाइज करके जीएस में भी लिख सकते हैं, और डिटेल में जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना से आप सब्जेक्ट का भी काम चला लेंगे। इंडिविजुअल भी आएगा तो भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जब भी आता है परीक्षा में कुछ हल्ला के रूप में आता है, पिछले भाग के रूप में आता है, जिसे कारण एवं परिणाम, सिंपल क्वेश्चन है। स्वरूप एवं परिणाम, असफलता के कारण, क्रांति के कारण एवं असफलता के कारण बताइए, क्रांति के स्वरूप एवं असफलता के कारण बताइए, महत्व एवं असफलता के कारण बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसको आप डिटेल में देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन आपके ऊपर बस हल्का सा क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं कि इसके स्वरूप अगर आ जाए तो कैसे लिखना है। कि स्वरूप मैं पढ़ाऊंगा नहीं उस तरह से, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा अच्छा से आपको। स्वरूप नहीं, प्रसार। स्वरूप तो पढ़ा ही चुका हूं। देखिए, इसका अगर कोई ठिकाना नहीं है, खास करके बीपीएससी में, कि क्या आ जाए। बीपीएससी बनाने वाला भी नहीं जानता है कि मैं क्या बना रहा हूं। उसका ऐसा पैनल है, ऐसे लोगों से घिरी हुई है बीपीएससी। तो इसको प्रसार में, और देखिए प्रसार में अगर लिखना हो तो आपको क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले तो आप इंडिया का मैप बना सकते हैं, और इंडिया का मैप बनाकर आप इसको आसानी से दर्शा दीजिएगा। और अगर आप इंडिया का मैप बनाकर पॉइंट वाइज दर्शा देते हैं कि यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे मेरठ है, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे अन्य राज्य जो हैं वो सबको अगर आप दर्शा देते हैं, लखनऊ से लेकर झांसी तक का और दिल्ली तक, जहाँ जहाँ इसका प्रसार है, बिहार, वीर कुंवर सिंह के क्षेत्र पटना से होकर जगदीशपुर तक, अगर मैप में आप पॉइंट आउट कर देते हैं और दर्शा देते हैं तो निश्चित रूप से अन्य लोगों से आपको 5 नंबर का लीड एक क्वेश्चन में रहेगा। और इसी को व्याख्या कर देना है। व्याख्या करने में वहीं से उठाना है 10 मई 1857 की घटना से, यानी कि मेरठ छावनी से जो सैनिक कूच करता है 11 मई को दिल्ली पहुंचता है। 11 मई के बाद क्रमशः कानपुर, लखनऊ होते हुए किस तरह से ये प्रसार झांसी, उसके बाद से बिहार और अन्य राज्यों में असम इत्यादि जगह पर फैजाबाद कैसे फैलता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और जो साउथ के कुछ क्षेत्रों में गया, आपको डिटेल में इसको बताना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आसानी से पूरा किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर ऐसा आता है प्रसार तो आपको घबराना नहीं कि क्या लिखूं। आप जो कारण, परिणाम, स्वरूप और असफलता के कारण पढ़ लिए, उससे चाहे तो 1857 पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको लिखने का तो बहुत छोटा काम हो गया। आप चाहें तो इस पर आप एक अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखिए। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा परिणाम देख लेते हैं। कहीं कहीं ये भी पुछल्ला के रूप में आते रहा है। तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो परिणाम में पहला बार तो हम यही देखते हैं कि जो परिवर्तन किया गया उसी को हमको मुख्य रूप से देखना है। ठीक, उसी को मुख्य रूप से देखना है।
अब आपको लिखना कैसे है, ये तो हो गया प्रसार। अब एक परिणाम में आपको मुख्य रूप से यही देखना है कि क्या क्या हुआ। शॉर्ट में इसको परिणाम, ठीक है। तो परिणाम में आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बांट कर देख सकते हैं, और वैसे भी एक पॉइंट आउट देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉइंट आउट में ही देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि क्रांति जो है तो दमन तो कर दिया गया, क्रांति असफल भी रही, लेकिन इसके कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकले। वो परिणाम को आपको देखना होगा, आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि 1858 का एक्ट लाया गया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट लाया गया, ठीक। और उस एक्ट के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया, आपको इसको 2-3 लाइन में दिखाना होगा। 1858 का एक्ट लाया गया, ठीक है। महारानी का घोषणा पत्र आया, इसके माध्यम से, जो कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें क्या दिखाना होगा, तो इंग्लैंड में एक व्यवस्था की गई जो भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव यानी कि मंत्री, जो इंग्लैंड में है, मिनिस्टर को सचिव, सेक्रेटरी बोला जाता है, मंत्री को सचिव बोला जाता है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य थे, इसके एसोसिएट्स के रूप में एक मिनिस्टर हुआ करता था, जो कि भारत के खर्चे से वहाँ पे ये अपने कार्यभार को देख रहा था। यानी कि इसके वेतन, तनख्वाह पे, रहन सहन के लिए जो पैसा आता था वो भारत से जाता था। यही ड्रेन ऑफ वेल्थ में भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ड्रेन हो रहा था, तो इसमें इसकी क्या रोल थी। तो इस प्रकार से एक भारत सचिव पद क्रिएट कर दिया गया, जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को, कार्यों को देखेगा, ठीक। उसके अलावा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त हो गई। अब किसकी हो गई, अब महारानी का शासन स्थापित हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये परिवर्तन दिखाई देता है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या हो गया, गवर्नर जो जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। मतलब अगर इसको मूल्यांकन करिएगा तो सब चीज वही थी, बस ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह महारानी का शासन शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, यहाँ पर फिर एक मिनिस्टर बना दिया गया। गवर्नर जनरल जो पहले कार्य करता था वही करेगा, लेकिन अब वायसराय कहलाएगा। यानी कि वही सब व्यवस्था थी, थोड़ा सा नामों में परिवर्तन करके, यानी कि पुराना वस्तु नया रैपर में आपको परोस दिया गया। तो इस प्रकार से आपको इसको देखना होगा। उसके अलावा जो था वो अंग्रेजों के द्वारा एक कार्य किया गया था कि जो विस्तार की नीति थी उसका परित्याग कर दिया गया, ठीक। विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया गया। जो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति इत्यादि नीतियों के द्वारा ऑर्गेनाइज वे में भारतीय साम्राज्य का विलय हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका परित्याग कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो धार्मिक क्षेत्रों में था, और यहां पर राजनीतिक दृष्टि से एक अन्य भी चीजें थी, उसको देख लीजिए कि यहां पे पनिशमेंट और दंड की नीति अपनाई गई। यानी कि जो साम्राज्य, जो राज्य इनको क्रांति को दबाने में मदद किए थे अंग्रेजों को, उनके साथ पनिशमेंट, उनके साथ पुरस्कार की नीति अपनाई गई। जैसे सिंधिया, पटियाला, हैदराबाद, अब इन लोगों के जो परंपरागत साम्राज्य था उसको बना रहने दिया गया, और कुछ क्षेत्रों को उनको गिफ्ट के रूप में दे दिया गया, कुछ आर्थिक और राजनीतिक उनको मदद पहुंचाई गई। जबकि कुछ थे जिनको कि सदा के लिए बर्बाद कर दिया गया, जिसमें एक झांसी भी है, ठीक। तो इस तरह से इन लोगों ने पनिशमेंट की और पुरस्कार की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने धार्मिक सामाजिक जो सुधार कर रहे थे उसमें इन्होंने क्या किया कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। धार्मिक सामाजिक सुधार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक। अब हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई धर्म सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन होने का एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में था सुधार करना, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि
जो अपनी सर्वश्रेष्ठता की जो नीति थी, अब उसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाना शुरू कर दिए। जो व्हाइट्समैन बर्डेन और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, उस नीति का भी इन्होंने परित्याग करने में ही अपनी भलाई समझी, ठीक है, और इस प्रकार से इन्होंने किया। उसके अलावा सैनिक गतिविधियों पर इन लोगों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसका परिणाम यह रहा कि पहले जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें खास करके अब फिक्स कर दिया गया कि अब अंग्रेजों को ही दिया जाएगा। सेना का जो महत्वपूर्ण पद था, कॉन्फिडेंशियल पद था, जो इम्पोर्टेंट था, जैसे तोपखाना, अब तोपखाना में जो उसका सुपरिटेंडेंट होगा, जो उसका संरक्षक होगा, अधीक्षक होगा, वो कौन होगा? अब ये फिक्स कर दिया गया कि वो अंग्रेज ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। जाति व क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का फिर गठन होगा, ठीक है। अब क्षेत्र वाइज जो उन क्षेत्र मदद किए थे उनको ज़्यादा हेल्प पहुंचाए और कुछ को फोड़कर अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद फौज की जो स्ट्रक्चर थी उसमें परिवर्तन किया गया। जिस जगहों पे ज़्यादा आंदोलन हुआ था उस क्षेत्रों में, उस रेजिमेंट में, जैसे बंगाल में, वहाँ पे सेना को ज़्यादा घटाया गया। जहाँ पे कम था, जैसे मद्रास में, तो वहाँ पर कम घटाया गया। मद्रास वगैरह में 1:3 का रेशियो अपनाया गया, जबकि बंगाल में 1:2 का, माने 1 अंग्रेज 2 भारतीय। यहाँ पर 1 अंग्रेज 3 भारतीय मद्रास में रह सकते थे। इस तरह से यहाँ पर रेशियो में, उनके अनुपात में परिवर्तन किया गया। फिर पील आयोग जस्ट गठित कर दिया गया 1857 के बाद। तो पील आयोग के बाद यहाँ पर सेना के फौज में गठन किया गया और उसी का रिकमेंडेशन था कि भारतीयों को कम किया जाए और खास करके महत्वपूर्ण विभागों में, महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि एक अच्छा परिणाम के तौर पर आपने देखा कि क्या क्या इसका परिणाम था। तो राजनीतिक क्षेत्र में देखा, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में देखा, सैनिक क्षेत्र में देखा, ठीक है। इस प्रकार से इनका एक महत्वपूर्ण परिणाम भी है, ये भी पोछिला के रूप में आता है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन संपूर्ण कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ डिटेल नहीं बचता है, एक क्वेश्चन बस बचता है, तो वो मैं आपको करा देता हूं कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। ये भी कभी कभी बीपीएससी में आता है। कल इसको मैं डिटेल करके फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनकी भूमिका क्या है इसको आप अभी देख ही लीजिए 10 मिनट में, चूंकि ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कभी सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में देखिए कि इसकी क्या बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। तो आप इसको एक तो देखेंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। बिहार में कहाँ? शाहाबाद जिला जगदीशपुर के थे, ठीक है। और आंदोलन की शुरुआत पटना से होती है। पटना डिवीजन में इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? पीर अली साहब थे। पटना में कौन थे? पीर अली। जब पटना में आंदोलन हुआ और गया में, तो यहाँ पर इसका नेतृत्व पटना में पीर अली कर रहे थे। यहाँ के विद्रोही जब वहाँ से चलकर शाहाबाद जिला में प्रवेश किए तो यहाँ पर जो नेतृत्व मिला वो बाबू वीर कुंवर सिंह को मिला, ठीक है। ये जगदीशपुर के जो शेर था जिसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह है, 80 वर्षीय की अवस्था में अंग्रेजों के विरुद्ध बिल्कुल फूंका इन्होंने, ठीक है। और इस तरह से नेतृत्व संभाला कि जैसे एक शेर है वो भेड़ियों पे झपट पड़ता है, इस हिसाब से उन्होंने इस एकमात्र ऐसे ये लीडर हैं जो कभी हार का सामना नहीं किए अंग्रेजों से, न अंग्रेजों के हाथ है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था। बिहार के प्रमुख नेता थे ये, ठीक है। इन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह